गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है स्विस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। स्विस संविधान कठोर है। इसमें साधारण कानून से संविधान में संशोधन नहीं हो सकता, वरन ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें कि कैंटोनों व स्विस संघ की जनता की सहमति के बिना भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। स्विस संविधान में संशोधन की दो प्रकार हैं, पूर्ण संशोधन और आंशिक संशोधन। दो प्रकार का संविधान संशोधन है, पूर्ण और आंशिक। दोनों प्रकार के संशोधन की प्रक्रिया के अंदर कुछ अंतर है। संशोधन के दो चरण हैं। पहला है संशोधन के प्रस्ताव को रखना, उसकी प्रस्तावना अथवा उसका आरंभ, और दूसरा है संशोधन की प्रक्रिया की पुष्टि। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 192 से 195 में किया गया है। इसके साथ ही संविधान संशोधन के प्रसंग में लोक निर्णय का प्रावधान है। स्विट्जरलैंड में संशोधन के संबंध में लोक निर्णय का प्रावधान है। संशोधन प्रस्ताव का आरंभ, लोक निर्णय का मतलब है जनता की पहल पर आरंभक के आधार पर किया जा सकता है। जनता प्रस्ताव ला सकती है। लोक निर्णय या जनमत संग्रह है और आरंभक को संविधान संशोधन के प्रसंग में किस प्रकार अपनाया जाए, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 138 से 142 में है। मतलब संविधान संशोधन का उल्लेख तो अनुच्छेद 192 से 95 है, पर जनता के द्वारा जो आरंभ किया जाएगा उसका उल्लेख 138 से 142 के अंदर है। अब हम देखते हैं दो तरह के संविधान संशोधन है, पूर्ण और आंशिक। तो पूर्ण संविधान संशोधन का अगर प्रस्ताव लाना हो तो क्या करना होगा? पूर्ण संविधान संशोधन का मतलब है पूरी व्यवस्था पर पुनर्विचार। इससे संबंधित व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 143 में की गई है। पूर्ण संशोधन कैसे किया जाए, इसका उल्लेख अनुच्छेद 193 में किया गया है। संविधान की में पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव 1 लाख स्विस मतदाताओं द्वारा अथवा संसद के किसी सदन द्वारा संघीय शासन के आदेश से किया जा सकता है। पूरे संविधान में संशोधन का प्रस्ताव 1 लाख मतदाता लाएं या जो वहाँ की संसद है उसके किसी एक सदन के द्वारा लाया जाए। ये प्रस्ताव दो परिस्थितियों में लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यदि प्रस्ताव संघीय संसद के किसी एक सदन या संघीय शासन द्वारा प्रस्तावित किया गया है अथवा उसके संबंध में दोनों सदनों में मतभेद है, मतलब संसद के दो सदन हैं, उसमें से एक सदन के द्वारा प्रस्ताव लाया गया और उन दोनों सदनों की आपस में सहमति नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में लोक निर्णय लिया जाएगा। दूसरा, यदि संशोधन का प्रस्ताव 1 लाख मतदाताओं के द्वारा लाया गया तो उसे जनता के सम्मुख स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यदि संशोधन का प्रस्ताव संघीय संसद के किसी एक सदन के द्वारा संघीय शासन के आदेश से प्रस्तावित किया गया है तो उस प्रस्ताव को स्वीकार और अस्वीकार के संबंध में दोनों सदनों पर एक ही विचार है तो प्रस्ताव लोक निर्णय के लिए नहीं भेजा जाएगा। मतलब अगर संसद के दोनों सदनों में से कोई प्रस्ताव लेके आते हैं और दोनों उस पर सहमत हैं तो लोकमत निर्णय की आवश्यकता नहीं है। अगर दोनों में असहमति है तो लोक निर्णय के लिए भेजा जाएगा। उसमें जनता बहुमत के आधार पर निर्णय करती है कि संविधान में पूर्ण संशोधन किया जाए या नहीं। यदि मतदाताओं के बहुमत पर द्वारा निर्णय किए जाने कि संविधान में पूर्ण संशोधन किया जाना चाहिए तो फिर संघीय व्यवस्था के दोनों सदनों का नवीन निर्वाचन कराया जाता है और नए सिरे से निर्वाचित व्यवस्थापिका संविधान में पूर्ण संशोधन का कार्य करती है। अगर संसद सहमत नहीं है और जनता उसके पक्ष में निर्णय करती है तो दोबारा संसद के दोनों सदनों का निर्वाचन होगा। अब दूसरा है आंशिक संविधान संशोधन। आंशिक संशोधन का तात्पर्य संविधान के कुछ या
एक या किसी धारा के अंदर संशोधन करना है। आंशिक संशोधन का आरंभ संघीय संसद के किसी एक सदन द्वारा, संघीय शासन द्वारा या 1 लाख मतदाताओं द्वारा किया जा सकता है। यदि यह प्रस्ताव संघीय संसद के एक सदन द्वारा या संघीय शासन द्वारा प्रस्तावित किया गया है अथवा इस पर संघीय संसद के दोनों सदनों में मतभेद है, तो उस प्रस्ताव को लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। 1 लाख मतदाताओं के द्वारा आंशिक संशोधन की प्रस्तावना या तो मतलब संसद रखेगी और दोनों में वो सेम कंडीशन है, अगर मतभेद है तो लोक निर्णय से रखा जाएगा। और दूसरा, इसके अंदर जनता खुद प्रस्ताव रख सकती है। इसके 2 रूप हैं जो जनता प्रस्ताव रखेगी उसके, उन 2 रूपों में है सविन्यास और अविन्यास आरंभक। सविन्यास आरंभक का अर्थ है जनता संविधान से संबंधित संशोधन का प्रस्ताव स्वयं तैयार कर संघीय संसद के सम्मुख प्रस्तुत करे। जब जनता खुद प्रस्ताव पूरा तैयार करके रखती है तो वो सविन्यास होता है। अविन्यास का अर्थ है जनता एक विशेष प्रकार के संवैधानिक संशोधन के विषय में अपनी इच्छा व्यक्त कर दे और संबंधित विधेयक तैयार करने का कार्य संसद पर छोड़ दे। मतलब खुद ही जनता पूरा प्रस्ताव का रूपरेखा सब तैयार करे तो वह सविन्यासित आरंभक होता है। और दूसरा, अगर जनता सिर्फ इच्छा बताए भी इस टॉपिक पे कानून होना चाहिए, उसकी पूरी रूपरेखा संरचना वो सब संसद करे, तो यह अविन्यासी आरंभक होता है। अनुच्छेद 139 139 में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई आरंभक देश की एकता या राष्ट्रीय कानून के अनिवार्य नियमों का सम्मान नहीं करता तो संघीय संसद उस आरंभक का संपूर्ण अंश में या कुछ अंशों में अवैध घोषित कर सकती है। यदि जनता द्वारा सविन्यासित आरंभक के रूप में प्रस्ताव संघीय संसद के पास भेजा जाता है तो संघीय संसद उसे लोक निर्णय के लिए जनता के सम्मुख और कंटेन स्विट्जरलैंड के जो राज्य हैं उन्हें कहते हैं, जैसे हम राज्य कहते हैं जो हमारी इकाइयाँ हैं संघीय, वैसे संघीय इकाइयों को कैंटेन कहते हैं। संघीय संसद अपनी ओर से इसकी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए सिफारिश कर सकती है। यदि संघीय संसद इसकी अस्वीकृति के लिए सिफारिश करती है तो वह अपनी ओर से वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार कर सकती है। जनता और कैंटेन एक साथ दोनों प्रस्तावों, मूल आरंभक व वैकल्पिक प्रस्ताव पर मतदान कर सकती है। यदि मतदान का बहुमत और कंटेनों का बहुमत इन दोनों में से किसी एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो यह प्रस्ताव स्वीकृत समझा जाएगा। यदि एक प्रस्ताव को जनता के बहुमत की स्वीकृति प्राप्त होती है और दूसरे को कैंटेन के बहुमत की, तो दोनों को ही अस्वीकार समझा जाएगा। मतलब कैंटेन और जनता की दोनों की स्वीकृति होगी तभी उस प्रस्ताव को पारित समझा जाएगा। यदि जनता द्वारा जनता 1 लाख मतदाता सामान्य सुझाव के रूप में संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संघीय संसद को भेज सकता है। यदि संघीय संसद सामान्य सुझाव के रूप में प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो यह आंशिक संशोधन का रूप तैयार कर जनता और कैंटेनों के सम्मुख लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत कर दिया जाएगा। यदि यह आरंभिक प्रस्ताव से असहमत है तो भी वह उसे जनता के सामने रखेंगे। जनता इस बात का निर्णय करेगी कि प्रस्ताव पे आगे कार्यवाही हो या ना हो। यदि जनता आरंभक को अपनी स्वीकृति प्रदान करती है तो संघीय संसद आरंभक प्रस्ताव के सामान्य सुझावों को आधार बनाकर उस विधेयक का प्रारूप तैयार करेगी। ये तो था प्रस्ताव रखने के संबंध में। अब है प्रस्तावों की स्वीकृति, उसकी पुष्टि, अनुमोदन। संशोधन प्रक्रिया का दूसरा चरण है संशोधन की पुष्टि करना। चाहे पूर्ण हो चाहे आंशिक संशोधन हो, पुष्टि हेतु एक ही प्रक्रिया है। संशोधन की पुष्टि के लिए लोक निर्णय के लिए रखा जाता है। संशोधन तभी पारित समझा जाएगा यदि कैंटेनों के बहुमत और स्विट्जरलैंड की जनता के बहुमत के द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाए।
कैंटेनों के बहुमत का निर्णय, उसमें पूरा जो कैंटेन है उनका तो एक मत होगा और जो हाफ कैंटेन है उनका आधा मत, जो आधे कैंटेन है उनका आधा मत होगा। इस प्रकार संशोधन पारित समझे जाने के लिए ये आवश्यक है कि कम से कम 12.5 कैंटेनों द्वारा और स्विस जनता के बहुमत के द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाए। जनता के बहुमत और कैंटेनों के बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर संविधान संशोधन पारित माना जाता है। अब हम स्विट्जरलैंड के संविधान संशोधन की प्रक्रिया का मूल्यांकन करें तो जो ये सबसे अधिक प्रजातांत्रिक है। विश्व के अन्य देश जैसे भारत, अमेरिका, उनकी तुलना में ये कठोर एक संविधान है और अपनी एक विशेषता लिए हुए है। ये संशोधन प्रक्रिया बहुत ज़्यादा जटिल है। इसे समझने और व्यवहार में अपनाने में दोनों ही दृष्टियों में यह बात कही जा सकती है कि यह अत्यधिक जटिल है। संशोधन प्रक्रिया के दोनों ही चरणों में जनता को उचित स्थान दिया गया है और जनता की संवैधानिक संशोधन की शक्ति सौंप देना भी सही नहीं है, क्योंकि सारे जैसे अगर सभी देश ऐसा करें तो भारत में तो अधिकतर जनता पढ़ी लिखी भी नहीं है, वो अच्छे से कानूनों को सोच समझ भी नहीं पाती। संशोधन की प्रक्रिया में संघीय संसद को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त नहीं होने के कारण संघीय संसद में अविश्वास और अन उत्तरदायित्व की भावना का विकास होगा। संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आरंभक को अपनाते हुए 1 लाख मतदाताओं द्वारा आंशिक संशोधन का प्रस्ताव वो रखते हैं। इस प्रस्ताव से असहमत होने पर व्यवस्थापिका एक वैकल्पिक प्रस्ताव रखने की जो व्यवस्था की गई है उसमें सामान्य जनता और संघीय सभा के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना हो सकती है। सैद्धांतिक रूप में उपयुक्त कमियां होने पर भी 1848 में के संविधान की संशोधन प्रक्रिया को मोटे तौर पर 1998 में निर्मित संविधान के अंतर्गत भी अपना लिया गया। इसका मतलब ये है कि जो 1848 में उन्होंने यही संशोधन प्रक्रिया थी और 98 में जब उसको पूर्ण संशोधित किया तब भी इसी को रखा। तो स्विट्जर संविधान निर्माता और जनता अपने संविधान में इस संशोधन की प्रक्रिया को सही मानते हैं, इसका मतलब है। अब अगर हम अमेरिका के साथ तुलना करके देखें तो अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड इन दोनों देशों के संविधान कठोर है। पहले समानता देख लेते हैं। तो समानता में हम क्या देखेंगे कि दोनों का संविधान कठोर है। दोनों देशों में संशोधन की प्रक्रिया के 2 चरण हैं। दोनों में संशोधन प्रक्रिया में 2 चरण हैं, संशोधन की प्रस्तावना और संशोधन की पुष्टि। लेकिन फिर भी कुछ अंतर है। स्विट्जरलैंड में संविधान संशोधन 2 प्रकार का है, पूर्ण संविधान संशोधन और आंशिक संविधान संशोधन, जबकि अमेरिका में इस प्रकार का कोई विभाजन नहीं किया गया है। स्विट्जरलैंड में जनता के द्वारा जो संविधान संशोधन का प्रस्ताव है वो रखा जाता है और संशोधन प्रस्ताव तभी पारित होता है जब जनता के बहुमत के द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान कर दी जाए। लेकिन अमेरिका में संविधान संशोधन की प्रस्तावना का अधिकार जनता को नहीं दिया गया। इन देशों में संविधान संशोधन की पुष्टि के लिए लोक निर्णय की व्यवस्था भी नहीं की गई। इस प्रकार स्विस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अमेरिकी संविधान की तुलना में ज़्यादा लोकतांत्रिक है। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका द्वारा संशोधन प्रस्तावित किए जाने की व्यवस्था है, लेकिन अमेरिका में कार्यपालिका संशोधन के लिए प्रस्ताव नहीं रख सकती। स्विट्जरलैंड और अमेरिका इन दोनों देशों में संविधान कठोर है, लेकिन अमेरिकी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया स्विस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से निश्चित रूप से अधिक जटिल है। अमेरिका में कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव रखा जाता है और उसके बाद 3/4 राज्य विधान मंडलों या 3/4 इकाइयों के संविधान संशोधन सम्मेलन द्वारा पारित किए जाने पर संशोधन की पुष्टि होती है। लेकिन स्विट्जरलैंड में इस संबंध में संघीय संसद के दोनों सदनों के बहुमत और कैंटेनों के बहुमत और जनता के बहुमत की आवश्यकता है। तो इसको हम अगर तुलना के रूप में देखें तो अमेरिका में तो 2/3 प्रस्ताव कांग्रेस का रखने के लिए चाहिए
3/4 राज्य विधानमंडलों का उसको पारित करने के लिए चाहिए, और स्विट्ज़रलैंड के अंदर 1/2।